हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 एग्जाम में ओनली 10 डेज का टाइम बचा है और जैसे जैसे धीरे धीरे एग्जाम पास आ रहा है, हर बच्चे के मन में एक डर बढ़ता जा रहा है, कहीं मेरा कोई टॉपिक तो स्किप नहीं हो जाएगा, कहीं मैं कोई फॉर्मूला या रिएक्शन तो नहीं भूल जाऊंगा। अगर एग्जामिनर ने किसी ऐसे टॉपिक से या एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने रिवीजन नहीं किया है तो क्या होगा। कहीं मेरा एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में मिस्टेक हो गया या मैं सोल्व नहीं कर पाया तो मेरा 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का सपना अधूरा रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में भी आते होंगे। अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि ये साइन है कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है और इस बार आप नीट 2025 में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ना कि ओनली आपने मेहनत की है बल्कि मैंने भी आपके साथ मेहनत की है। लास्ट ईयर बीवाइज क्लासेस से नीट 2024 में 11 स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया। 34 स्टूडेंट्स का स्कोर 175 था, वहीं 103 स्टूडेंट्स का स्कोर 170 प्लस था। इतने अच्छे रिजल्ट हमने दिए थे, वो भी केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट, केयर के मेजर टेस्ट या इसके अलावा जो हमारे क्लास नोट्स है या लेक्चर्स के साथ, ये सब तो हमने इस बार भी किया है। लेकिन इसके अलावा हम जीत सीरीज भी कर रहे हैं जिसमें मैं आपको जेईई मेंस 2025 के ओनली वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो नीट 2025 एग्जाम में या तो एज इट इज पूछे जा सकते हैं या बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इन वीडियोस के थ्रू हम रिवीजन कर रहे हैं, मिस्टेक का एनालिसिस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं और भी अच्छी चीजें जैसे एग्जाम अटेम्प्ट करने का मेथड क्या है या किस क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस सीरीज के थ्रू सिखा रहा हूं। और एक आपने देखा होगा 90 शॉर्ट्स वाली सीरीज हमने N3C सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो दो चीजें तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा लास्ट ईयर से हम कर ही रहे हैं और मैंने ज्यादा मेहनत की है, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा कोई टॉपिक कैसे मिस हो सकता है, कोई फॉर्मूला या रिएक्शन हम कैसे भूल सकते हैं। ये डर है सिर्फ, तो आपको डरना नहीं है बल्कि मेरा यकीन करना है। जितना अच्छे से आपने मेहनत की है उतना ज्यादा आपको डर लगेगा और उतना ही जल्दी आप पेपर सोल्व करके उतने ही अच्छे मार्क्स और रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। तो प्लीज आप पॉजिटिव रहे, 10 डेज बचा है, कम पढ़े, अच्छे से पढ़े, खुश रहे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी फैमिली के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना एंजॉय करते हुए अपना प्रॉपर रिवीजन करते रहे, एनालिसिस करते रहे, जो मिस्टेक की नोटबुक आपने बनाई है उसको रिवाइज करते रहे। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर ये आपने कर लिया तो हमारा 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का जो सपना है उससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो बिल्कुल श्योर रहे, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए कि कुछ भूल तो नहीं जाऊंगा, डर हो, एंजाइटी हो, प्लीज अपनी पीठ थपथपा दिया करो कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, या ये वाली जो मेरी वीडियो है स्टार्टिंग के 2-3 मिनट का क्लिप सुन लिया करो। ठीक, करें अब वीडियो स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीत सीरीज का 6th वीडियो और इससे पहले ऑलरेडी हम जेईई मेंस 2025 के जो जनवरी सेशन के पेपर थे वो सारे सोल्व कर चुके हैं। आज हम जेईई मेन 2025 अप्रैल सेशन के पहले 2 शिफ्ट के 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऐसे 20 क्वेश्चन जो नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और कोशिश आपको यह करनी है हर क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सोल्व करना है और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह भी बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप 20 में से 17 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 17 या 17 प्लस, दैट विल बी एक्सेलेंट। और 15 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं वो भी बहुत अच्छा है। और जो बच्चा 12 क्वेश्चन कर लेगा, 12 या 12 से ज्यादा कर लेगा, वो एवरेज रहेगा। तो 17 क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा उसका नीट एग्जाम में डेफिनेटली 180 आएगा। 15 क्वेश्चन जो कर लेगा वो 170 प्लस स्कोर कर सकता है और जो बच्चा 12 प्लस क्वेश्चन कर लेगा वो 150 160 प्लस इजीली स्कोर कर लेगा और 10 क्वेश्चन करने वाला भी 140 प्लस स्कोर कर सकता है। तो ये एक आइडिया भी आप यहां से जो हम जीत सीरीज के वीडियो कर रहे हैं, जीत सीरीज में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो प्लीज आज का जो सेशन है इसमें साथ साथ आप क्वेश्चन सोल्व करें और फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो पहला क्वेश्चन आपने उम्मीद है कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम।
ध्यान देना, यहां पे आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, ये जरूर अंडरलाइन किया करो, एक्वस मीडियम या गैसियस मीडियम, क्योंकि हम जानते हैं अगर गैसियस मीडियम रहेगा उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, हमेशा गैसियस मीडियम में टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ होती है। बोलो कोई डाउट नहीं है। वहीं अगर एक्वस मीडियम आ जाए तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन कैसे लिखी जाती है, ध्यान देना है, अगर आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो उस केस में 2 डिग्री की ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ होगी। और यही अगर आपका इथाइल ग्रुप होगा तो इथाइल ग्रुप के केस में 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, उससे कम टर्सरी की, उससे कम प्राइमरी की और सबसे कम अमोनिया की होती है। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। कैसे याद रखना था भाई, गैसियस मीडियम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टर्सरी में अगर 3-3 प्लस आई ग्रुप लगे होंगे, एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उसकी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, उससे कम अमोनिया। एक्वस मीडियम में ध्यान रखो सेकेंडरी की सबसे ज्यादा होती है, चाहे मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, और अमोनिया की सबसे कम होती है। फिर कैसे याद रखना है, अगर एल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल ग्रुप है जो कि छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर 213, अगर इथाइल ग्रुप है जो कि बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर 231 और अमोनिया पीछे आ जाएगा। मैं ऐसे याद रखता हूं। और जो आपका एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का इरेगुलर ऑर्डर आता है उसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसके 3 रीजन है। पहला कौन सा, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट इसको अफेक्ट करता है, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, और तीसरा कौन सा आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड थर्ड इज सोल्वेशन इफेक्ट। ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम। तो इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और सोल्वेशन इफेक्ट, ये आपको याद रखना है। कर लेंगे, आप ये जानते ही हैं सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपके अल्काइल अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ, उससे कम अमोनिया की, और उससे कम होती है एरोमेटिक अमीन्स की, अराइल अमाइंस की। एक ध्यान ये रखना, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, ये बेंजाइल अमाइन जो होता है, बेंजाइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे सोच लेते हैं बेंजीन जो है माइनस आई का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहां पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बेंजाइल अमाइन की कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेंजाइल अमाइन को आप क्या कंसीडर करेंगे, दिस इज एल्काइल अमाइन एंड एल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, सब कुछ रिवाइज हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे बाहर ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या कर सकता है, भाई हमने ये बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर लिखे हैं, एग्जामिनर आपसे पीकेबी वैल्यू के ऑर्डर पूछ लेगा। तो आपको जो पता है, एज बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, केबी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इंक्रीज बट पीकेबी डिक्रीज। बोलो कोई डाउट नहीं है ना, कर लेंगे। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। यहां पे मिथाइल ग्रुप कौन सा, मिथाइल ग्रुप आपका अल्काइल ग्रुप है, तो 2 डिग्री, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी, उससे कम अमोनिया, आंसर इज 2। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। उम्मीद है हर बच्चे ने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा। जिसका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए, क्या आपने ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड सोल्व कर दिया था। अगर विद इन 10 सेकंड सोल्व कर दिया था तो इसका मतलब ये बात है कि आपको एनसीईआरटी अच्छे से याद है। और जिस बच्चे को ये रीजन भी याद आ गए थे, इसका मतलब ये है कि उसने सीआरएमटीएस के वीडियो सॉल्यूशन भी अच्छे से देख रखे हैं। ठीक, तो चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी ये भी बताओ 30 सेकंड के अंदर ये भी किसको याद आ गए थे, रीजन जो मैंने लिखे ये किस किस को याद आ गए थे तीनों, कि कौन से फैक्टर लिखे हैं, रीजन नहीं, फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम। ठीक, ये 3 फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सोल्वेशन इफेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, इन ग्रुप 17 विच प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो रेगुलर ट्रेंड। अगर आप मेरे साथ साथ फास्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते तो वीडियो पॉज करके सोल्व किया करो, लेकिन आज के पेपर में आपके 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं और लास्ट में रिजल्ट बताना किसके कितने सही हुए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई आप बताओ, अगर हम हैलोजेंस की बात करें, हैलोजेंस के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या आता है, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। वैसे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, लेकिन थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है, क्योंकि थर्ड पीरियड का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में। जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहला ये आ गया। नेक्स्ट उसने आयनेशन एनर्जी का पूछा है, ये आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन डाउन द ग्रुप घट रही है। तीसरा उसने एटॉमिक रेडियाई का पूछा है, एटॉमिक रेडियाई की अगर बात करें, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा आयोडीन। और अगर यहाँ पे आप आयोनिक रेडियाई की बात करेंगे जो कि फोर्थ ऑप्शन है, आयोनिक रेडियाई भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। F माइनस से बड़ा, Cl माइनस से बड़ा, Br माइनस और सबसे बड़ा I माइनस होता है। तो उसने बोला नोट फॉलो रेगुलर ट्रेंड, किसमें? सभी में रेगुलर ट्रेंड आ रहा है, NH एनर्जी नीचे जाने पे घट रही है, एटॉमिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई और आयोनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। ये रेगुलर ट्रेंड है तीनों में। पहले में क्या है? इरेगुलर ट्रेंड है। आंसर इज 1। ये भी आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आपके नीट एग्जाम में इस पैटर्न क्वेश्चन आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपका किस में करवाया है? केमिस्ट्री के केयर टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूं, जो जेईई मेन में 2025 में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट, ये भी सबका ठीक हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है। थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विच वन इज एंटी एरोमेटिक? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, जल्दबाजी मत करना, आराम से वीडियो पॉज करके सोल्व करना। कैसे करेंगे इसको? इनमें विच वन इज एंटी एरोमेटिक, देखो सबसे पहला ये साइक्लिक है और इसमें सारे एंटायर साइकिल में रेजोनेंस है, तो प्लेनर भी हो गया। तो अब इसमें 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 4n+2 = 6, n = कितना आ गया? 1। तो एरोमेटिक वाला रूल फॉलो कर गया। ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 = 6, n = 0 आ गया, ये भी एरोमेटिक है। ठीक, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, ये वाला 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 = 4 करने पे तो यहाँ पे n इंटीजर में नहीं आएगा, तो 4n = 4 करेंगे तो n = 1। तो ये वाला जब फॉर्मूला फॉलो होता है तो ये क्या कहलाता है? एंटी एरोमेटिक कहलाता है। बोलो, कोई डाउट नहीं है? देखो, अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस वो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस टाइप से, तो एंटी एरोमेटिक होता है। और आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक है, स्क्वायर प्लेनर है, इंटायर साइकिल में रेजोनेंस और ये सब है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं जो रेजोनेंस में 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, इस टाइप से, देन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला देखो, ये एंटी एरोमेटिक। अब ये क्या है? अब कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर यहाँ पे इंटायर साइकिल में रेजोनेंस है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 के मल्टीपल में है, 4n = 8 आएगा, तो n = 2, ये एरोमेटिक हो गया। नहीं, ये रॉन्ग है, ये एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं होता, बल्कि इसका जो शेप बनता है वो ऐसे बोट शेप बनता है इसका। और ये आपके एनसीईआरटी में जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है उसके एक्सरसाइज में दे रखा है, ये शेप बनता है इसका। और ये शेप ऐसे हो गया, देखो ये प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया, अगर ये ऐसे हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो ये नॉन एरोमेटिक है, तो इसमें एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है वो आप बात करते हैं जब मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस होना चाहिए, तब एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं। तो ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। क्या भाई? ये नॉन प्लेनर है, इसका बोट के जैसा शेप हो जाता है आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। और स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होते हैं। तो सेकंड आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है किस किसने पहले अटेम्प्ट में सही कर दिया था। देखते ही विद इन 20 सेकंड इसका क्वेश्चन सोल्व हो गया था, तो इसका मतलब वो अवेयर है, उसको दिख जाता है कि एग्जामिनर क्या मिस्टेक करवाना चाहता है। देन अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो आराम से आप 170 प्लस 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के हकदार हैं। तो आंसर क्या आ गया? आंसर इज 2। मैं कहूंगा ये भी हमारा पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन है जो नीट 2025 में पूछा जा सकता है, नीट 2025 में आ सकता है। मैंने बोला था जल्दबाजी मत करना, क्यों बोला था समझ आया आपको? वो इसलिए बोला था क्योंकि मोस्टली बच्चों का ध्यान इस पे जाता है, 4n = 8 करके बोला n = 2 सर एंटी एरोमेटिक हो गया। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट सी इज, देखो पहला दिया उसने ब्यूट-2-इन, लिख लो ब्यूट-2-इन, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है? उसकी रिएक्शन कराई इसने Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 CCl4। तो आपको पता है क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, एंटी एडिशन होता ना यहाँ पे ऐसे, ये CHBr और ये CHBr। ठीक,
फिर इसने रिएक्शन कराई NaNH2 के साथ एक्सेस में। NaNH2 क्या करता है, यहां से मान लीजिए उसने एक Br निकाल दिया, ये भी जैसे ये Br निकलेगा और इसका ये हाइड्रोजन जाएगा, इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है। और जब एंटी एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा CH3, एक सेकंड, इसको आप Br2, ये एंटी एडिशन है, इसमें आप इसको ना ऐसे दिखाते हैं। अब यहां पे ये H और यहां डबल बॉन्ड और ये Br, ये एंटी एलिमिनेशन हो गया, ठीक। फिर देन NaNH2 एक्सेस में है तो NaNH2 एक बार और क्या करेगा, एंटी एलिमिनेशन करेगा, यहां से आपका हाइड्रोजन जाएगा और ये Br को एलिमिनेट करके ये बना देगा आपका एल्काइन, ये बन गया हमारा एल्काइन। ये क्या बन गया, ये A था, A से ये बन गया B, ठीक। और B की रिएक्शन कराई इसने किसके साथ, Hg2+ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपको पता है एल्काइन का क्या है, एल्काइन का हाइड्रेशन होने वाला है, लेकिन Hg2+ यहां पे कैटालिस्ट का काम करेगा, क्योंकि एल्काइन की रिएक्टिविटी हाइड्रेशन की तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ कम होती है। तो Hg2+ सिर्फ कैटालिस्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहां पे एक कार्बन पे OH, एक पे H आ जाएगा, ये बन गया। फिर इसके बाद ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म से क्या बन जाएगी इसकी, कीटो फॉर्म, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट C। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आया। तो C प्रोडक्ट बना है 2-ब्यूटेनॉन। 2-ब्यूटेनॉन आपके पहले ही ऑप्शन में है, आंसर 1। ये वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है क्योंकि काफी आसान है, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है ऑर्गेनिक में, उसको सेकंड अटेम्प्ट तक भी लेके जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2025। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी विदिन 30 to 40 सेकेंड पहले ही अटेम्प्ट में कर लिया होगा, ठीक। कर लेंगे भाई, कुछ लिखना तो लिख सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, एक रिएक्शन, यहाँ पे फिर एलिमिनेशन हुआ, फिर एल्काइन का हाइड्रेशन हुआ, इन थ्रू कौन सी रिएक्शन होती है, भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो 3 रिएक्शन एक ही चैप्टर की एक साथ यूज हो रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटालिस्ट। देखो ये जो कंपाउंड दे रखे हैं आपको, दीज ऑल आर एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव जैसे ये होता है RCOC, ये Z लगा देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे ये OH अगर है, ये एसिड, और OH को हटाओ, ये हो गया एसिड डेरिवेटिव, लोन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप लगा दिया। तो अब इसका अगर हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं तो यहां से क्या होगा, ये Z हटेगा और OH आएगा एसिड, ठीक। तो ये Z बाहर जाएगा, तो Z की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा एनायन, ठीक, जो लिविंग ग्रुप, इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक। तो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप होती है, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। अब देखो इसमें क्या है, Cl- है, यहाँ पे ये एसीटेट आयन है लिविंग ग्रुप, यहाँ पे इथोक्साइड है, यहाँ पे NH2 है। तो आप मुझे बताना स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा। सबसे पहले Cl-, उसके बाद OCOCH3, ये एसीटेट आयन, फिर ये इथोक्साइड आयन, और सबसे लास्ट है आपका NH2-, ठीक। अब इनमें अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जब भी आप एनायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सबसे पहले हम साइज चेक करते हैं। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं, पीरियड में हम साइज की बात नहीं करते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो ये ऑक्सीजन और क्लोरीन में अगर हम देखें तो ये क्लोरीन क्या है, ये थर्ड पीरियड का है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो एनायन की या कैटायन की स्टेबिलिटी जल्दी बढ़ती है। तो Cl- सबसे बड़ा एनायन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एनायन में हम कंपेयर करें तो ये सेम पीरियड के एटम है, सेम पीरियड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एनायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के एनायन आपके नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इन दोनों में कंपेयर करो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एनायन है ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला जो एसीटेट एनायन है वो इथोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग जो आपके एनायन का लिविंग ग्रुप का ये लीव करेगा, ये यहां से लीव करेगा, ये लीव करेगा, ये लीव करेगा, तो लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी या लिविंग ग्रुप की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया है वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा बताओ किसका होगा, एसिड
हैलाइड का यानी क्लोराइड वाले का सबसे पहले का, फिर उसके बाद एस्टर का हो जाएगा बी का, उसके बाद सॉरी एनहाइड्राइड का, उससे कम हो जाएगा एस्टर का, और सबसे कम हो जाएगा आपका अमाइड का। ए बी सी डी, ये आंसर आ जाएगा आंसर फर्स्ट। और मुझे उम्मीद है ये भी आपने पहले अटेम्प्ट में कर लिया होगा, क्योंकि ये क्लास में मैंने आपको करवा रखा है, टेस्ट सीरीज में पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूं, और हर 4-5 साल में नीट में आता रहता है। काफी टाइम से एक क्वेश्चन नीट में नहीं आया है, आएगा तो एज इट इज आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। बस ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर ऐसे आपको ना स्ट्रक्चर देने की बजाय क्या पूछ सकता है भाई, ये पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग, ऐसे लिख देगा, एसिड हैलाइड लिख दिया, फिर एनहाइड्राइड लिख दिया, फिर उससे कम किसकी हो जाएगी एस्टर की, और सबसे कम अमाइड की। तो ऐसे नेम लिख के दे सकता है इनके, ठीक कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट 1 और 2, दो स्टेटमेंट दे रखी है, पूछा कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइसिन आपको पता ना, ये ग्रुप होता है, ये हमारा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड जो हम पढ़ते हैं। अगर यहां पे R इक्वल टू एच कर दें, आप R इक्वल टू एच कर दें, तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे अमीनो एसिड है, उनमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आएगा, कोई बड़ा ग्रुप आएगा। तो देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक NH2, एक COOH, और यहाँ पे अदर ग्रुप जब आएगा तो ये देन दिस कार्बन विल बी कायरल कार्बन, और जब मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसने सही लिखा है, ग्लाइसिन ही ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये अब अपने आप रॉन्ग हो गई, क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन तो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, और मुझे पक्का उम्मीद है ये क्वेश्चन तो किसी का भी मिस्टेक नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और जो बच्चा इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सोल्व कर लेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं नीट 2025 में उसका 170 प्लस स्कोर आएगा, इवन 180 आउट ऑफ 180 भी इजीली कर देगा। मैं रिपीट कर देता हूं, ये आपका जेईई मेन 2025 का अप्रैल सेशन का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप 1 मिनट में सोल्व कर लेते हैं तो नीट 2025 में आप 170 प्लस स्कोर करेंगे, और इजीली 180 आउट ऑफ 180 भी कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बार सोल्व करो, और सोल्व करके बताना किस किस का सही है, ठीक। बाकी वीडियो पॉज करके सोल्व कर लिया करो, क्योंकि मैं बार बार रुकूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इधर देखो क्या है इस क्वेश्चन में, कर लिया ट्राई सबने। अब इसमें देखो, अमंग आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट एंड क्रोमियम element having highest value of E0 M3 plus converting into M2 plus form a complex MCN6 whole 3 minus, then find the number of electron in each set of orbitals। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको E0 की वैल्यू याद होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें E0 फॉर क्रोमियम 3 प्लस कन्वर्टिंग इंटू क्रोमियम, इसके लिए आता है -0.41 वोल्ट। नेक्स्ट है E0 फॉर Mn to Mn3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस, इसके लिए आएगा 1.57 वोल्ट। और E0 फॉर Fe3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Fe2 प्लस, इसके लिए आएगा 0.77 वोल्ट। किसी को -0.44 वोल्ट याद आ रहा है तो Fe2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू Fe के लिए होता है। और E0 फॉर कोबाल्ट 3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू कोबाल्ट 2 प्लस इज इक्वल टू 1.97 वोल्ट। किस किस को याद था ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। याद था पक्का? देखो ये आपका हाईएस्ट आया है, तो उसने बोला है जिसका E0 की वैल्यू हाईएस्ट है उसका ये कॉम्प्लेक्स बनाओ, यानी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनेगा COCN6 3-। तो इसमें आपको कोबाल्ट 3 प्लस आयन जो है उसमें इजी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताना है। तो कोबाल्ट +3 में होगा तो क्या लिखोगे, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, तो कोबाल्ट +3 में लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा 3d6, और Cn- क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयरिंग में आएंगे ना ऐसे। ये आपका जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में आएंगे, फिर Eg ऑर्बिटल में आएंगे। तो T2G में कितने आ जाएंगे, 1 2 3। अब ऊपर जाने की बजाय क्या होगा, पेयरिंग होगा, क्योंकि Cn माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉज पेयरिंग। तो 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन, यानी आपका जो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा T2G6 एंड Eg0। तो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 0 इलेक्ट्रॉन है। आंसर इज 1, आंसर इज 1। तो ये हमारा पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन नहीं है, एटलीस्ट सेकंड अटेम्प्ट का है। और किसी को वैल्यू याद नहीं है तो तुक्का नहीं मारना, आप तीसरे अटेम्प्ट में कोशिश कर सकते हो याद करने की, या थोड़े से कॉन्सेप्ट लगा के सोचने की किसकी ज्यादा हो सकती है। ठीक, कर लेंगे भाई ऐसे। तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन ये था जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, ये आ गया 7th का 1। ठीक, मैं ये नहीं कहूंगा कि नीट 2025 में आएगा, नीट 2025 में तो सीधा ये आ सकता है भाई, ये लिख के दे दिया COCN 6 3- इस टाइप से, और अगर लिख के देगा तो इनकी वैल्यू पूछेगा। बट जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन इसलिए एक आध पूछ लिए जाते हैं क्योंकि जेई मेंस में ज्यादा शिफ्ट होती है, एग्जामिनर को एक ही चैप्टर से कई ज्यादा क्वेश्चन बनाने होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन बनाने रहते हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछ लेता है। ठीक, तो कहीं इसको रटने बैठ जाओ, सर ने बोला रटने की कोई जरूरत नहीं। आप देख लो नीट के पुराने क्वेश्चन देख लो, कभी अगर 30 साल में एक क्वेश्चन में आया तो उसके लिए हम पूरी टेबल नहीं रटेंगे, क्योंकि हर बार नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन आ गए, ये भी मैंने आपको करवा दिया, अब रटने की जरूरत नहीं, कहीं किसी टेबल को रटने बैठ जाओ। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। रिपीट करूंगे क्वेश्चन। इसने देखो क्या दिया था, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट और क्रोमियम में बोल रहा है जिसके E0 M3 प्लस कन्वर्टिंग इनटू M2 प्लस की हाईएस्ट वैल्यू है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स होगा MCN6 होल 3- उसमें बताओ Eg में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो पहले तो आपको E0 वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्रोमियम की आई -0.41, मैग्नीज की आई 1.57, आयरन की 0.77 और कोबाल्ट की होती है 1.97। तो हाईएस्ट किसकी आई, कोबाल्ट की। अब कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनाओ COCN6 3-, तो इसमें कोबाल्ट +3 में है, +3 यानी 3d6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3d6 है तो आपको पता Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पहले T2G ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। तो T2G6 Eg0, तो Eg में 0 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A is 200 mm Hg if 1 mole of A and 3 mole of B are mixed, assuming solution to be ideal, then find vapor pressure of pure liquid B if total vapor pressure of solution is 500 mm Hg। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये A है और ये B है, इसका 1 मोल लिया है और इसके 3 मोल लिए हैं, ये Na हो गया, ये Nb हो गया। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इसका Pa नोट इसने दिया कितना 200 mm Hg, Pb नोट आपसे पूछा है और Pt दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर देखा 500 mm ऑफ Hg। अब यूनिट मत लिखो यार, टाइम बचाना अपने को। Pt क्या होता है, Pa नोट XA प्लस Pb नोट XB। Pt कितना 500, Pa नोट कितना 200, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1 टोटल 4 मोल्स है, प्लस इसका कितना आएगा, इसका आएगा 3/4 इंटू में, सॉरी पीबी नोट पहले लिखे, पीबी नोट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन है 3/4, तो ये कट गया कितने पे 50 पे। ठीक, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 450 बच जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पीबी नोट इंटू 3/4, इसको काट देंगे, ये 150 पे कट गया, उधर जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 mm ऑफ Hg। ये भी उम्मीद है आपने विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लिया होगा। आंसर आपका आ ही गया है। और ये क्वेश्चन, ये तो पहले अटेम्प्ट का, क्योंकि कैलकुलेशन भी नहीं है ना ज्यादा टफ, तो पहले अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन को कर लिया करो अगर इतना आसान नजर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है भाई ये इक्वेशन लगेगी, इसमें इसकी वैल्यू पता नहीं, बाकी सब दे रखा है, कितना ही टाइम लगेगा इसमें। ठीक, और फिर भी नहीं करना चाहते सेकंड अटेम्प्ट में कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, 9 ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्टेड विद 0.1 मोल ऑफ HCl, देन द मोल्स ऑफ Cl2 formed is P into 10⁻³ मोल, फाइंड P।
देखो अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2025 का है। CaCO3 की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? HCl के साथ। क्या बनेगा? CaCl2 बनता है प्लस वाटर बनेगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे, इधर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन होने चाहिए, उधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है। उधर अगर ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है लेकिन साथ में CO2 भी बनता है यहाँ पे। अब देखो देखो कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3 ये और 3 ये, और हाइड्रोजन और क्लोरीन आपने बैलेंस करके देख ही लिया था। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। उसने बोला 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्टेड विद 0.19 मोल ऑफ HCl। देखो अगर 100 ग्राम की बात करें, ये कितना हो गया? ये हो गया 1 मोल। अब आप जानते हो इसका दिया है 1 मोल और इसके दिए है 0.19 मोल। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? लिमिटिंग रिजेंट। तो इसका लिमिटिंग रिजेंट चेक करो। लिमिटिंग रिजेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स 1 है, डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्री 1, तो कितना आया 1। इसका कितना है 0.19 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री 2 से करोगे तो इसका L क्या है? इसका छोटा आ गया। तो लिमिटिंग रिजेंट कौन हुआ? HCl। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आप बोलेंगे 2 मोल HCl प्रोड्यूस, 2 मोल HCl प्रोड्यूस, कितना मोल CaCl2? रिएक्शन के अकॉर्डिंग बोलो 1 मोल CaCl2। रिएक्शन में साफ नजर आ रहा ना, 2 मोल HCl से 1 मोल CaCl2 बना। 1 मोल HCl से कितना बनेगा? हाफ मोल CaCl2 मिलेगा। और 0.19 मोल HCl कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/2 इंटू 0.19 मोल ऑफ CaCl2। तो अब बताओ कितना आया? इसको सोल्व करो, ये सोल्व करोगे आएगा 0.0 और जाएगा किस पे? 2 9 जा फिर 5 मोल CaCl2। और इसको लिख दो इस फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हो 95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मोल ऑफ CaCl2। तो इसके अकॉर्डिंग P की वैल्यू जो आएगी, P विल बी इक्वल टू 95। ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। आ जाएगा आंसर। ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, समझ गए भाई? और उम्मीद है ये भी आपने सोल्व कर लिया होगा। ये अच्छे क्वेश्चंस में से है। नीट एग्जाम में अगर पिछले 3-4 साल की बात करें तो उसमें 2 बार इस पैटर्न के थोड़े से ठीक क्वेश्चन पूछे गए हैं LR पे। मतलब नीट में तो थोड़ा इससे भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आराम से कर देगा ना भाई अगर आता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन T हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन A0 if slope of the graph is 79.62 molar inverse minute and initial concentration is 2.5 molar, find the concentration of A after 10 minute। देखो T हाफ वर्सेस A0 का ग्राफ दिया है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है? ये आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कौन सा ग्राफ हुआ? दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन का ग्राफ है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? T हाफ इज इक्वल टू A0 बाई 2K पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो इसके अकॉर्डिंग स्लोप क्या हो जाता है? 1/2K। तो ये स्लोप आपको दे रखा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ दे रखा है। तो 1/2K विल बी इक्वल टू 79.62 और यहां से आप लिखेंगे K इज इक्वल टू 1/2 इंटू 79.62। यह आ जाएगा। इसको अप्रोक्स अगर 80 मान लें, इसको 80 मान ले तो K इज इक्वल टू अप्रोक्स में लिख रहा हूं मैं 1/160 आ जाएगा, है ना? ये ऐसा लिख लो। K की वैल्यू आ गई और हम जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं ना, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT होता कि नहीं होता? तो इनिशियल कंसंट्रेशन 2.5 है, ठीक। K कितना है? 1/60 है इनटू में, और इसकी यूनिट पता क्या आएगी? मोलर पर मिनट आएगी। तो वो पूछ रहा है आफ्टर टाइम 10 मिनट, तो इनटू में 10 कर दो। तो इसको आप लिखोगे AT विल बी इक्वल टू 2.5 माइनस ये कैंसिल 1/16, और 1/16 को हम लोग क्या लिखते हैं? याद करो आप, 2.5 माइनस पॉइंट ये लिखोगे आप इसको 0.6, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 2.4 कितना आ जाएगा? 10 में से 2.44 आ गया है ना।
तो ये 80 कंसंट्रेशन आ गई आपकी, इतनी मोलर आ जाएगी आफ्टर 10 मिनट। और इंटीजर अगर इसको पूछा तो नियरेस्ट इंटीजर इसका आंसर 2 आएगा। ये आंसर है। ये भी आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बोला मैंने एक थोड़ी देर पहले, डी ब्लॉक वाला क्वेश्चन बोला था, ये क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं, जैसे ये वाला पार्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आप ये मान लो नीट में अच्छे लेवल की तैयारी, आप नीट से ज्यादा लेवल की तैयारी आपकी हो चुकी है, और सोल्व नहीं कर पा रहे, सोच पा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जिसने ये देखते ही समझ लिया ना कि सर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, फिर तो यार कैलकुलेशन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है तो जिसमें आप टी हाफ जानते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k होता है, तो स्लोप इसका 1/2k हो गया। 1/2k स्लोप की वैल्यू दे रखी, वैल्यू पुट करनी है, k आ गया, और फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये इक्वेशन कौन नहीं जानता है ना, AT = A0 - KT सब जानते हैं। फिर भी अगर कुछ लिखना है वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो ये थे आपके अप्रैल सेशन के पहले शिफ्ट के वो 10 क्वेश्चन जो नीट 2025 में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक लेवल से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है ना जो जेईई मेन में आया है और नीट में चांस ही नहीं है, सिर्फ हम वो स्किप कर रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद गिवन बिलो आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखे हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। ये क्या है, नाइट्रोजन, साथ साथ करो। ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है भाई, ये आपका फ्लोरीन, और ये नियोन। तो अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, और इनर्ट गैसेस की तो बहुत कम होती है, ये डी, ये आपका नियोन पीछे आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई, सी की, सी से कम बी की, बी से कम ए की, और सबसे कम डी की, CBAD। आंसर इज 2, CBAD, आंसर इज 2। ये आ गया आपका सेकंड आंसर। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। और ऐसा क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, क्योंकि इजी क्वेश्चन या उस पैटर्न क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। In 3,3-dimethyl hex 1-in-4-ine, the number of sp, sp2 and sp3 carbon atoms respectively are। देखो भाई, जेईई मेन 2025 अप्रैल सेशन के सेकंड शिफ्ट का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो नीट 2025 में एज इट इज पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी वीडियो पॉज करके आप भी एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे, एक बार जल्दी से इसको ट्राई करो। जिनकी स्पीड अच्छी वो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। क्या है भाई, ये आपको एक IUPAC नेम दे रखा है और इसमें पूछा कितने कार्बन sp, sp2 एंड sp3 है। तो पहले आपको IUPAC नेम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे सीख लो। 3,3-dimethyl hex 1-in-4-ine। हेक्स यानी 6 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले आप स्टेट में चेन में 6 कार्बन लिख दो ऐसे। ये 6 कार्बन हो गए। अब इन पे नंबरिंग भी कर दो, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग हो गई। इसके बाद 1 पे इन यानी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, 4 आइन 4 पे ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट उसने दिखा 3,3-डाइमिथाइल, थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल भी लगे हैं। ठीक, ये हो गया। अब बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इसके पास एक हाइड्रोजन, इनकी 4 वैलेंसी है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आके वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब आप लिखेंगे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड sp2 है, सेकंड वाला भी सेम sp2 हो जाएगा, थर्ड वाला कार्बन sp3 है, फोर्थ वाला sp होगा क्योंकि 2 सिग्मा 2 पाई, सिमिलरली फिफ्थ वाला भी sp और सिक्स्थ वाला sp3। अब देखो क्या आंसर आएगा, 2 तो sp2 हुए और 2 आपके sp3, 2 sp, तो यहाँ पे sp, sp2 और sp3 कार्बन अगर आप लिखेंगे 2 2 एंड 2 आ गया। आंसर इज 2। किस किस का आ गया था ये? आ गया ना, सेकंड आंसर। आसान सा क्वेश्चन था लेकिन रॉन्ग है। यही तो मिस्टेक मैंने बोला था कर सकते हो एग्जाम में। देखो छोटी सी चीज आपने ध्यान नहीं दी, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप लगा है, ये वाला मिथाइल ग्रुप लगा है, ये भी तो इसी स्ट्रक्चर का पार्ट है और दोनों मिथाइल क्या है, sp3 है, ये भी sp3 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोनों नहीं भूलने। तो 2 और 2 टोटल कितने हो गए, 4 sp3 कार्बन आइटम हो गए। तो क्या आंसर आएगा, 2 2 एंड 4। आंसर इज 1। आंसर इज 1। अब बताओ किस किस का ठीक हुआ था। पहले अटेम्प्ट में बिना मिस्टेक किए किस किसने ठीक कर दिया था।
पहली बार में किसने सोच लिया था कि यहाँ पे मिथाइल का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें ध्यान रखना है? ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और जिसने सोच लिया था ना, यानी वो बहुत अलर्ट है कि एग्जामिनर क्या मिस्टेक करवा सकता है, उसने सीख लिया, एग्जामिनर की मिस्टेक्स को पकड़ लिया है। और यही चीज मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सिखाता हूं, यही मैंने केमिस्ट्री के मेजर टेस्ट में आपको सिखाया है, और यही मैं आपको बचे हुए जो जेई मेन के क्वेश्चन है जीत सीरीज के थ्रू सिखा रहा हूं, जो एक्स्ट्रा अलग टाइप की मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करा सकता है। ठीक, तो हर टाइप की मिस्टेक हम इन वीडियो में कवर कर रहे हैं। एक बात नोटिस करो, नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन जेई मेन में पूछा गया है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, बड़े बड़े रिएक्शन के मैकेनिज्म, बड़े बड़े रिएक्शन सीरीज सीक्वेंस लिख के सोल्व करना, टेस्ट पढ़ना। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? आईयूपीएसी नेम दिया है, वो पूछ रहा है इसमें कितने कार्बन sp sp2 और sp3 है। आप कितना ही पढ़ लो, एग्जामिनर बेसिक पूछेगा। एग्जामिनर कभी भी आपकी नॉलेज चेक नहीं करता है। नीट और जेई मेंस में जिस दिन एग्जामिनर नॉलेज चेक करने पे आ गया, उस दिन हम जैसे टीचर पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप बच्चे कैसे करेंगे भाई? तो आपका पेपर में चेक किया जाता है बेसिक एंड पेशेंस। जिसके बेसिक क्लियर है, जिस बच्चे में पेशेंस है, जो क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व करता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या है, उसका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। क्या करना है? बेसिक क्लियर करने हैं, पेशेंस के साथ पेपर सोल्व करना है, गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना है, इतना ध्यान रखो, कभी कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं यार, पूरा पेपर ऐसा आता है, एक आध क्वेश्चन में आपकी नॉलेज चेक की जाती है। और आप पता नहीं पेपर ऑल इंडिया लेवल 20 लाख 25 लाख बच्चे, अरे आईपीएससी नेमिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। इसके लिए आप इतनी इतनी मोटी बुक्स पढ़ते हो, इतने नोट्स पढ़ते हो, इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, जरूरत ही नहीं है। हाँ, आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन वो भी तो बेसिक ही होते हैं, जो पढ़ा हुआ होता है। आप टफ मत पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, बेसिक क्लियर रखो और खुद पे भरोसा रखो। आंसर 1 है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। ठीक, अब नीट 2025 के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में उसने पहले आईयूपीएसी नेम दिया, उससे आपसे स्ट्रक्चर बनवाया, 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1-इन-4 आइन, 6 कार्बन लिखो चेन में, नंबरिंग करो, फर्स्ट पे इन यानी डबल बॉन्ड, 4 पे आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, फिर 3,3 डाइमिथाइल, तीसरे कार्बन में 2 मिथाइल लगे हैं। अब इनमें sp sp2 और sp3 कार्बन बताने, ये 2 sp2 है, ये 2 sp है, और 1 2 3 4 sp3 है, 2 sp 2 sp2 4 sp3। आंसर 1 ऐसे सोल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेचर ऑफ कंपाउंड्स TeO2 एंड TeS2 इज। देखो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग है और ये रिड्यूसिंग है, तो क्या नेचर होगा इनकी? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। पहला ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा रिड्यूस करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। आंसर इज 1। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। अगर आपने पी ब्लॉक जो मैंने आपको क्लास नोट्स में पढ़ाया है वो पढ़ा है, आपको याद होगा क्लास नोट्स में मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखवाई थी, याद आया आपको? ऑक्सीडाइजिंग पावर बड़ा अच्छे से एनसीईआरटी में हाईलाइट कर करके पढ़वाया था कि ये SO2 की सबसे SO2 की कम, उससे ज्यादा SiO2 की और उससे ज्यादा TeO2 की होती है। ये इनके ऑक्साइड्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर है। वहीं हम अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें, रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करें, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी घटती है तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। ये रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आता है, याद आया कि नहीं आया? सबको याद आ जाना चाहिए, चेक कर दो। आप आपके कौन सा दे रखा था? एक तो TeH2 दे रखा था, ये रिड्यूसिंग का बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, और TeO2 ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कर देंगे ऐसे एनसीईआरटी में, आपके पी ब्लॉक की एनसीईआरटी में, जो सिलेबस से हट गया लेकिन अभी भी एग्जाम में है, सिलेबस में बोर्ड से हटा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर 1 आ गया। इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, रिवीजन जरूर कर लें इस क्वेश्चन का एक बार, क्योंकि पी ब्लॉक तो जेई मेंस में भी है तो नीट में भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई इसमें बेइज्जती मत कराना, सीधा सा आप जानते हैं Na2S सल्फाइड आयन को क्या करते हैं? सल्फाइड आयन का टेस्ट करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। ये FeCN5NO से वॉयलेट कलर कंपाउंड बन जाता है, Na4FeCN5NOS। ये बनता कि नहीं बनता? तो किसका टेस्ट है ये? सल्फाइड आयन का टेस्ट है। आंसर इज 2, और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। सही है ना भाई?
कर देगा हर बच्चा। नेक्स्ट, आसान है, इस पे क्या लिखूं, नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखने की जरूरत है क्या? अब ये क्वेश्चन करो मेरे से भी फास्ट, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके लिए। लिस्ट 1 दे रखा है, उसमें रिएक्शन दे रखे, लिस्ट 2 में उनके नेम्स दे रखे, ये लिस्ट 2 है, ठीक। मैच द कॉलम करना है, आर एक्स की एन ए के साथ आर आर बनेगा, क्या बन गया, वुड्स रिएक्शन, तो ए मैच कर गया किसके साथ, थर्ड के साथ। नेक्स्ट, आर सी डब्ल्यू एच NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करने पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकाल दो, RH बच जाएगा, 1 लेस कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट बन जाता है। किससे 1 लेस, आपके एसिड से 1 कार्बन कम होगा आपके एल्केन में। कौन सी रिएक्शन है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, फोर्थ के साथ मैच कर गया। ROH एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्या देगा, एल्काइल क्लोराइड, क्या बनेंगे, व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं, व्हाइट टर्बिडिटी आती है। टर्सरी कार्बन के साथ, टर्सरी अल्कोहल के साथ इमीडिएट आती है 2 से 5 सेकंड में। सेकेंडरी कार्बन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, वो 5 मिनट में देता है, और प्राइमरी की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है, तो प्राइमरी अल्कोहल ये टर्बिडिटी देता है 30 मिनट में। लुकास रीजेंट, लुकास टेस्ट रिवाइज हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन है Na ड्राई ईथर के साथ, तो इसके 2 मोल रहेंगे, तो यहां बन जाएगा बाइफिनाइल, और ये होती है हमारी फिटिक रिएक्शन। आपको याद नहीं आ रहा कि ऐसी एक रिएक्शन आपने उसमें करी थी, कहां करी थी, अरे केमिस्ट्री के केयर टेस्ट के मेजर टेस्ट में कर चुके हो आप, मेजर टेस्ट में अप्रैल से पहले करवा चुका हूं आपको ऐसा क्वेश्चन, बस इसमें ये एक नया है आपका लुकास टेस्ट, ठीक। बाकी ये फिटिक रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन भी थी, और एक जगह सोडा लाइम भी आया था, और 1-2 रिएक्शन और ऐड कर रखी थी मैंने, ठीक। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन करा चुका हूं बीट और केयर में, मेजर में, ठीक। सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। मैंने बोला आपका पेपर देखा हुआ आएगा, आपको लगेगा कि पेपर सुनील सर नहीं बना, चिंता ही मत करो, जो आपको केयर के मेजर टेस्ट में पढ़ाया पेपर वहीं से आएगा, अलग नहीं आने वाला है। परमिशन नहीं है एग्जामिनर को, पूरा भरोसा रखो खुद पे और अपने टीचर पे, और खुद पे रख सकते हैं, मेरे पे पूरा रखना। हर बार मैं ऐसा बोलता हूँ, रिजल्ट प्रोड्यूस करता हूँ आपके सामने, रिजल्ट हर बार अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं, और इस बार आपका सबसे अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत इस साल करी है। आप लास्ट के महीने में ही देख लो, आपको 90 क्वेश्चन की अलग सीरीज बना के दे दी, जीत सीरीज आपके लिए बना दी, और क्या चाहिए भाई, जबरदस्त मेहनत चल रही है। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था यार, मैं ये भी नहीं लिखूंगा कि ये नीट 2025 में आ सकता है। अब ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन पे लिखने में अच्छा लगता है टीचर को, ये देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पे जरूर लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है और नीट में भी आया है। ये बोल रहा है इन एडियाबैटिक प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ 1 स्टेप एंड इनफाइनाइट स्टेप फॉलोज ऑर्डर। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन विल बी मोर देन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, दूसरे में एक्सपेंशन का कम, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का कम, इरिवर्सिबल का ज्यादा, तीसरे ऑप्शन में इक्वल है, चौथे में कांट प्रेडिक्ट। समझ लेना ध्यान से, मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक। ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना सीख जाओगे, क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाओगे। यहां पे ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, मान लीजिए यहां से आपने इनिशियल प्रेशर स्टार्ट किया, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका P इनिशियल। अब रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनफाइनाइट स्टेप्स में होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर जैसे जैसे कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे जाएगा आगे, ये देखो ऐसे जाएगा, गिन जाएगा यहां तक ऐसे, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप, धीरे धीरे ऐसे। तो ये यहां आके हो गया इसका P फाइनल प्रेशर, और यहां पे ये वॉल्यूम क्या है, V इनिशियल, और ये हो गई V फाइनल, ऐसे ही तो होगा। और ये जो एरिया अंडर द कर्व आएगा दैट विल बी वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब अगर मैं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करना चाहूं, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कैसे होगा भाई, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में आप कुछ ऐसा दिखाएंगे, ये देखो, ये यहां पे आप ऐसा बना देंगे प्रेशर, ये वॉल्यूम का ग्राफ, यहां पे ये P इनिशियल है, ये P इनिशियल है आपका, ठीक। अब आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस में एकदम प्रेशर कम होता है, मतलब एकदम प्रेशर ड्रॉप करेंगे, तो एकदम प्रेशर ड्रॉप होगा तो मान लीजिए ये आ गया यहां पे सीधा P फाइनल, और जैसे ही एक स्टेप में प्रेशर ड्रॉप होगा तो एक स्टेप में ऐसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये अगर V इनिशियल है तो ये आपका V फाइनल हो जाएगा। अब पीवी ग्राफ तो आपका ये बना ना, ये ग्राफ नहीं, ये ऐसे प्रेशर अगर कम हुआ तो यहां तो ये क्या है,
ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ तो वर्क डन क्या होगा 0। तो यहाँ पे ये पी फाइनल पे यहां तक, यहाँ जो वॉल्यूम बढ़ी है इसका एरिया अंडर द जो कर्व आएगा दैट विल बी W इरिवर्सिबल इन एक्सपांशन। समझ आ गया? अब आप खुद बताओ एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा है, रिवर्सिबल एक्सपांशन का ज्यादा है या इरिवर्सिबल का? रिवर्सिबल का ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपांशन विल बी मोर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपांशन। ठीक, तो आंसर कौन सा आ गया? आंसर इज फर्स्ट। आंसर इज फर्स्ट, और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन। कर लेंगे भाई? तो एक बार एक काम करो, समझ के वीडियो पॉज करके इस ग्राफ को अच्छे से बना लो, फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी एग्जाम में है और नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जेईई मेन 2025 में आया है। लिख लो, नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, और ये भी बताना किसका सही था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करो फास्ट। ठीक है भाई, कर लिया नोट? देखो यहां पे हमने बात की है किसकी, रिवर्सिबल एक्सपांशन वर्सेस इरिवर्सिबल एक्सपांशन में जो वर्क डन आएगा उसके मैग्नीट्यूड की। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है? अब वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपांशन। अब यहीं पे अगर कंप्रेशन का पूछ ले तो इसका उल्टा कर देना, इरिवर्सिबल कंप्रेशन का ज्यादा होगा। कैसे? एक बार मैं आपको ना ग्राफ से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये किया है तो इससे क्या होगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और बाई चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप खुद सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखो याद करी हुई चीज हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसको हम समझ के सोल्व करते हैं ना वो हमेशा हमें याद रहती है। चलो अब इसको ये पूरा इधर मैं व्हाइट पेन से बना देता हूं ताकि वो आपको अलग से क्लियर नजर आए। यहां पे लिख रहा हूं मैं रिवर्सिबल। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी यहां पे ऐसे बना देते हैं, रिवर्सिबल। एक सेकंड, छोटा बनाएंगे तो भी आए तो जाएगा ही। मैं सोच रहा हूं जैसे ये कंपेयर करके दिखाया ना, थोड़ा सा वैसे ही आपको दिखाऊं। ये देखो आप, अब बनाते हैं इधर रिवर्सिबल कंप्रेशन वर्सेस इरिवर्सिबल कंप्रेशन। ध्यान से सुनना भाई, समझने की कोशिश करना है ना, क्योंकि रटा हुआ याद नहीं रहता। सबसे पहले देखो ग्राफ तो वही बनेगा, P वर्सेस V का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। यहां पे अगर मैं लिख दूं दिस इज P इनिशियल, तो P इनिशियल ये है, तो यहां पे कहीं V इनिशियल वॉल्यूम होगा। ठीक, और अब मान लीजिए यहां तक आपको जाना है, P फाइनल तक, P फाइनल तक जाएंगे तो प्रेशर आप बढ़ाएंगे। इस बार प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और कैसे? रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे आपका वॉल्यूम ऐसे घटेगा, है ना, ऐसे घटेगा। ये ग्राफ ऐसे आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस का। ठीक, तो ये आपका ग्राफ, ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटा, ये प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर आपका ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक, तो यहां पे ये हो गया आपका P फाइनल वॉल्यूम, और यहां पे ये हो गया V फाइनल वॉल्यूम, सॉरी P फाइनल प्रेशर और V फाइनल वॉल्यूम। ठीक, अब इस ग्राफ में आपका ये एरिया अंडर द जो कर्व आया है, दिस एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल कंप्रेशन। ये रिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क डन है, जैसे ये एक्सपांशन का था यहां पे। ठीक, अब आप बनाओ उधर वाला ग्राफ इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल का अगर बनाएंगे तो इरिवर्सिबल में ध्यान से सुनना क्या होगा, ये प्रेशर ये वॉल्यूम। ठीक, ये मान लीजिए यहां पे V इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक, और ये P इनिशियल प्रेशर है। अब जब आप इरिवर्सिबल कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ाएंगे वो एक स्टेप में बढ़ेगा, जैसे यहां पे धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे वॉल्यूम घट रहा था। लेकिन यहां पे क्या होगा, P इनिशियल से एकदम यहां पे मान लीजिए यहां P फाइनल तक ले आए आप प्रेशर, तो ये एकदम प्रेशर आपका बढ़ गया। प्रेशर तो एकदम बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम क्या थी, एक स्टेप में, उसी स्टेप में कांस्टेंट थी। तो जब आप एकदम प्रेशर P फाइनल पे ले जाएंगे तो वॉल्यूम में फिर सडन ड्रॉप आएगा, ये ड्रॉप आएगा यहां तक, ये V फाइनल हो जाएगा आपका, और ये आएगा ग्राफ ऐसा। ठीक, ये P इनिशियल था यहां से, ठीक, एकदम प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम एकदम घटा। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, दिस एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट W
इरिवर्सिबल फॉर कंप्रेशन। ठीक, और मैग्नीट्यूड लेना हर बार, चाहे आप इधर बात कर रहे हैं या इधर बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी। तो अब आप खुद बताओ इन दोनों ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा है? भाई साफ साफ दिख रहा है किसका ज्यादा है? कंप्रेशन का ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, यहां पे ये वाला एरिया, वो देखो, वो साफ साफ इसमें ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो क्या है, कंप्रेशन का वर्कडन एडियाबैटिक प्रोसेस में, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ज्यादा हो जाएगा। तो ये लिख देना आप, ये ज्यादा आ गया। समझे कि नहीं समझे? अगर इन एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे लिख रहे हो आप, क्या आएगा? देखो, W रिवर्सिबल किसका? एक्सपांशन का ज्यादा आया, किससे? W इरिवर्सिबल से। ठीक, समझ आया? और उधर क्या लिखोगे? उधर मैं व्हाइट से लिख देता हूं, क्योंकि व्हाइट का ग्राफ बना रखा ना। तो W रिवर्सिबल कंप्रेशन का कम आया, किसका? W इरिवर्सिबल कंप्रेशन से। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से अगर आप वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो पूरा ग्राफ कंपेयर करके नोट कर सकते हैं। ये जो मैंने समझाया ये आपका बिल्कुल सही है, इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक, कर लेंगे भाई ऐसे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर क्वेश्चन आएगा आपको इसके अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है, और कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसको वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, लिख लिया? नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ जाए। ये यहां से हटा देता हूं, ये फालतू का एक्स्ट्रा लाइन मैंने बना के समझाया था आपको कि ये उसमें W इरिवर्सिबल में कंप्रेशन का ज्यादा आ रहा है। ठीक, बाकी आपको ग्राफ से अब साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट, लास्ट के 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड? अरे कितनी आसान रिएक्शन है यार। सबसे पहला देखो, जब भी आप साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, सीधा क्या बनता है? एसिड ही तो बनता है। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। और जब आप अल्कोहल की रिएक्शन पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा? पीसीसी बोलते हैं इसको। ठीक, या आप CrO3 और CrO3 के साथ कराते हैं, ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या बन जाता है यहां पे? प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड। एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर प्राइमरी अल्कोहल है उसकी रिएक्शन आपने CrO3 के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें बन जाएगा एसिड, और ये कहलाता है जोन्स रिजेंट। क्या कहलाएगा? जोन्स रिजेंट। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? डिफरेंस समझ में आया? प्राइमरी अल्कोहल से आपको अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन करके ओनली एल्डिहाइड बनाना है तो क्या यूज करेंगे? पीसीसी यूज करो या CrO3 यूज करो। और अगर आपको एसिड बनाना है तो क्या यूज कर सकते हैं? CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दिस इज नोन एज जोन्स रिजेंट। समझा? तो इसमें सीधा डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल का एसिड बन जाएगा। या प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन KMnO4 के साथ करा सकते हैं एसिडिक मीडियम में, या K2Cl2 के साथ भी एसिडिक मीडियम में कराएंगे, तब भी क्या बनेगा? एसिड बनेगा। मैं लिखवा देता हूं आपको, और क्या यूज कर सकते हैं? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम यूज कर सकते हैं, या K2Cl2 इन एसिडिक मीडियम भी यूज किया जा सकता है। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? तो कब एल्डिहाइड बनेगा, कब एसिड बनेगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, ये आपके इस क्वेश्चन में नहीं था, ये ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा है आपका। कहीं सोचो अच्छा सेकंड रिएक्शन में भी तो सर ने एसिड बना दिया। भाई सेकंड रिएक्शन में पीसीसी दिया, पीसीसी से ओनली क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक, नेक्स्ट, ये आपको दे रखा है बेंजोसाइनाइड, बेंजीन के ऊपर CN लगा रखा है। ठीक, इसको बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन जब SN+HCl के साथ कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अरे स्टीफन रिएक्शन याद आई कि नहीं आई? CN का क्या बन जाएगा? CHO, तो ये क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक, दिस इज नोन एज स्टीफन्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाला, ये भी आपको आता है। एसिड हैलाइड दे रखा है PDBSO4, H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, रोजनमंड रिडक्शन होगा। क्या होगा? रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है? एसिड हैलाइड का एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, तो कौन सी रिएक्शन में एसिड बना कार्बोक्सिलिक एसिड? पहले रिएक्शन में। आंसर इज 1। ये आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, उम्मीद आप सबने कर लिया होगा। बस एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको आसान क्वेश्चन के साथ ये सिखा दी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पीसीसी और CrO3।
लेकिन CrO3H2SO4 के साथ जोन्स रिएजेंट कहलाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। KMnO4 और K2Cr2 एसिडिक मीडियम में है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बना देंगे, जबकि ये दोनों क्या कर रहे थे, प्राइमरी अल्कोहल का सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे थे। ये अच्छी चीज आपने सीखी। ये दो नेम रिएक्शन दुनिया भर जानती है यार, क्या करें इसका, है ना, आसान सी चीज है। नेक्स्ट देखो, अब देखो लिस्ट 1 पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, लिस्ट 2 में प्यूरिफिकेशन मेथड दे रखा है। भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्यों? क्योंकि बीट सीरीज में कम से कम 2 बार करवा चुका हूं। इसके अलावा आपके केयर टेस्ट सीरीज के मेजर टेस्ट में हम लगभग 2 बार कर चुके हैं, और उससे पहले केयर के चैप्टर वाइज टेस्ट में हम कर चुके हैं। और आपको कितनी बार यार रैंकर बैच में पढ़ा दिया, रैंक बूस्टर कोर्स में पढ़ा दिया, कृष्णा बैच में पढ़ा दिया, क्या मैं बार बार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री रिवाइज करता रहूंगा, और वो भी इतना आसान टॉपिक डिस्टिलेशन वाला। बताओ जल्दी से, ग्लाइसरॉल एंड स्पेंट लाइम, इसमें कौन सा डिस्टिलेशन का मेथड यूज किया जाता है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। कौन सा यूज करेंगे? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर किसके लिए यूज किया जाता है? ऐसे कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसमें हम करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो क्या आ गया? ए का आ गया, थर्ड मैच कर गया। वाटर एंड एनिलीन, सबको याद होना चाहिए। वाटर एंड एनिलीन कैसे सेपरेट करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सा ऑप्शन? पहला। पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेकंड मेथड आ गया। और एनिलीन और क्लोरोफॉर्म, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट में काफी अच्छा डिफरेंस होता है, तो इनको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, जो मैच कर जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। आंसर इज 4। और ये है हमारे पहले टाइम का क्वेश्चन। मुझे पता नहीं क्यों सपने जैसा लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकता है। हालांकि नीट रीनीट 2024 जो हुआ था, शायद उसमें एक क्वेश्चन आया था इस पैटर्न का, बट फिर भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टिलेशन पे एक अच्छा मैच द कॉलम बन सकता है, तो आप प्लीज एक बार इसको जरूर रिवाइज करके जाएं। और जरूरी नहीं कि डिस्टिलेशन पे ही बने, आपके ये भी पूछा जा सकता है, इधर प्रोसेस लिख दी, जैसे डिस्टिलेशन लिख दिया या क्रिस्टलाइजेशन लिख दिया, है ना, क्रोमेटोग्राफी लिख दिया, और इधर उनके प्रिंसिपल लिख दिए, तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक, जैसे डिस्टिलेशन का क्या है? डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है। ठीक, वही क्रिस्टलाइजेशन सोल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी, वो एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद CO and CO in CO2 atmosphere at 300 Kelvin. The volume of N2 gas was collected over H2 is 60 ml. If aqueous tension is 15 mm Hg at 300 Kelvin and pressure recorded is 715 mm Hg, then कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको ना ड्यूमास मेथड याद आया होगा, और आपको ड्यूमास मेथड में बहुत सारे फॉर्मूला, अजीब सा बहुत सारी चीजें याद आ रही होंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे? चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी 180 की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। मैं डरा नहीं रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ही नहीं, हालांकि आपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक में सीखा है, बट ये क्वेश्चन आपका मोल कॉन्सेप्ट का है। कैसे सोल्व करेंगे? देखो, उसने बोला भाई जब हम वहां पे क्या कर रहे हैं, 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर दिया क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, तो CO2 रिलीज हुई है। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ जो N2 गैस कलेक्ट हुआ वाटर के सरफेस पे, तो कितना है? 60 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ N2 दे दिया आपको, पहले तो ये लिख लो 60 ml। दूसरा क्या बोल रहा है? इफ एक्वस टेंशन इज 15 mm Hg एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, एक्वस टेंशन दे दिया आपको। एक्वस टेंशन कितनी? ये हो गई आपकी 15 mm Hg। ठीक, एंड प्रेशर रिकॉर्डेड, टोटल प्रेशर आया है आपका, प्रेशर आया टोटल कितना? ये टोटल प्रेशर है 715 mm ऑफ Hg, टोटल प्रेशर आ गया। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 715 mm ऑफ Hg। ठीक, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपसे पूछा है। अगर नाइट्रोजन का मास मुझे पता चल जाए, तो मैं डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 करके क्या कर दूंगा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बता दूंगा। अब नाइट्रोजन का मास मैं कैसे बता सकता हूं? अगर मुझे नाइट्रोजन के मोल्स पता है, तो मैं नाइट्रोजन का क्या बता सकता हूं? मास बता सकता हूं। नाइट्रोजन के मोल्स में कैसे बता सकता हूं? PV इक्वल टू nRT से। अब यहां पे मेरे पास टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मुझे पता है। वॉल्यूम मेरे पास है। क्या मेरे पास प्रेशर ऑफ N2 है? बिल्कुल है, लेकिन ये वाला नहीं। क्या है? टोटल प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू, ड्यूमास मेथड में हमने पढ़ा है, प्रेशर ऑफ N2
प्लस एक्वस टेंशन होता है, ये आप जानते हो। और ये कितना है, टोटल प्रेशर 715 है। प्रेशर ऑफ N2 मुझे पता करना है, ये 15 है, तो प्रेशर ऑफ N2 कितना आ गया, 700 mm ऑफ Hg। ठीक, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 700 डिवाइड बाई 760 ATM। क्यों इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि PV इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना ना मुझे। अब अप्लाई करो, ये 700 डिवाइड बाई 760 इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 60 ml। वॉल्यूम यहाँ पे 60 ml नहीं रखेंगे, लीटर में रखी जाती है इस फॉर्मूले में, 60 इंटू 10 की पावर -3। नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता है N2 के, लेकिन R जरूर पता है, 0.082 होता है, इंटू में 300 कर दो। ठीक, अब इसको सोल्व अगर करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आया, देखो 700 डिवाइड बाई 760 इंटू में 60 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 0.08 ही लिख लो इसको ओनली, और ये 300, ये 2 0 हो गई पहले तो। ठीक, तो ये कितना बच गया 24, इसको काट दो इस पे, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ये गया 5 पे, 4 5 जा 20 और 4 2 जा, और ये बच गया कितना, ये 2, ये 350 पे। ठीक है, अब 350 पे ये 0 कट गई एक, ठीक है ना, और इसको भी ऑलमोस्ट काट दो, 5 15 जा कितना 75, ऑलमोस्ट 15 पे कट गया। इसको भी काट दो अब, किस पे, ये कट जाएगा आपका 15 कट गया, 5 3 जा और 5 7 जा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ गया 7/3 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू 7/3 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 28 ग्राम। मास आ गया ये तो सीधा, ये मास आ जाएगा। एक काम कर लो, इसको ना यहां से ऐसे लिख दो, सीधा मास ऑफ N2 लिख दो, मास ऑफ N2 कितना आएगा, इंटू में 28 ग्राम। इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, ये लगभग 3 9 जा पे काट दो, तो 9 7 जा 63, ये 0.063 ग्राम आ गया। ठीक, अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बोलो कितना, 0.063, इतना नाइट्रोजन का मास ऑब्टेन हुआ। टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो इसको लिख सकते हो, ये 63/5 आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो, 12.6% आ गया अप्रोक्स। अरे 5 गया 12 पे, 12 5 जा 60 और बच गया कितना 3, तो 0.6 आ जाएगा। ठीक, 12.6, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए क्या हो जाएगा, अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अप्रोक्स लिख देना 13%। ऐसे सोल्व करते हैं। बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, समझ आया कि नहीं आया? ये कहीं से ड्यूमास मेथड का क्वेश्चन है ही नहीं। देखो है तो ड्यूमास मेथड ही प्रोसेस में तो, लेकिन सोल्व करते टाइम सिर्फ आपको किसकी नॉलेज चाहिए भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी और बाकी मोल कॉन्सेप्ट में जो आपने सीखा है। कैसे सोल्व करते दोबारा कराऊं? देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप बिना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड इन CO2 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कलेक्टेड ओवर H2O इज 60 ml. If aqueous tension is 15 mm Hg at 300 Kelvin and pressure recorded is 715 mm Hg, then calculate percentage of nitrogen in organic compound. आपको वॉल्यूम दे रखी है नाइट्रोजन का कितना कलेक्ट हुआ 60 ml, टेम्परेचर दे दिया, एक्वस टेंशन दे रखी है और टोटल प्रेशर दे दिया। देखो टोटल प्रेशर का मतलब क्या होता है, वाटर के सरफेस पे जो N2 कलेक्ट हुई है उसमें वाटर वेपर भी तो होंगे, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो यहां से प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी है, कितना आ गया 700 mmHg। लेकिन यहां पे अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन कहां से आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से। वो हम कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से, क्योंकि हमारे पास प्रेशर नाइट्रोजन का वॉल्यूम है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर है, तो वैल्यू रखो इसका एटमॉस्फेयर में, इसका एटीएम में, इसका लीटर में, और यहाँ पे 0.082 पुट करेंगे और 300 ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया। मोल्स कैलकुलेट आ गया लगभग ये 7/3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मोल। अब इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन का मास आ गया दैट इज इक्वल टू 0.063 ग्राम आ गया अप्रोक्स। तो नाइट्रोजन का मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू में 100, ये परसेंटेज आ गया 13%। ऐसे सोल्व करना है, किसी को वीडियो पॉज करके नोट करना तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी अगर आपने मेरे साथ साथ सोल्व कर दिया भाई, आप तो केमिस्ट्री के सेंसा हो चुके हैं, क्योंकि इतना तो आसान कैलकुलेशन और ना इजी कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं,
ठीक, इसलिए मैंने बोला 17 क्वेश्चन भी होगा ना, बहुत ज्यादा है। असल में 15 क्वेश्चन सोल्व करने वाला 170 प्लस 180 नंबर लाए, 170 लाएगा, 175, 176, 180 नंबर लाएगा। ठीक, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन भी तो थे। नेक्स्ट देखो, इफ द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फॉर NaOH इज 0.2 एंड रेजिस्टिविटी इज 870 मिली ओम मीटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देन कैलकुलेट लैम्डा m। ठीक, यानी मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है बताओ? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी यानी कंसेंट्रेशन, ये फॉर्मूला है। अब इसके लिए पहले तो आपको एक तो कंसेंट्रेशन चाहिए। कंसेंट्रेशन में बोल रहा 0.2% वेट बाय वॉल्यूम NaOH दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.2 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन, यही मतलब तो हुआ इसका। तो यहां से आप मोलरिटी कैलकुलेट करो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 0.2 डिवाइड बाई 40। ठीक, और डिवाइड बाई 100 ml को ये लिख दोगे आप 0.1 लीटर, तो इसको डिवाइड बाई 0.1 लीटर कर दो। इसको लिख सकते हो आप 0.2 डिवाइड बाई ये 40 इंटू 0.1। अगर आप सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो ऊपर 0.2 बाई 4, 0.1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.05 मोलर आ गया, कंसंट्रेशन आ गई। अब कप्पा और चाहिए। अब इसने देखा रेजिस्टिविटी कितना दिया भाई? 870 मिली ओम। मिली ओम, अच्छा हाँ ठीक है, मिली ओम मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओम रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 870 इंटू 10 की पावर -3 ओम मीटर, and this can be written as 0.87 ओम मीटर। ठीक है, अब इसको लिखो कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.87 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, और ये लिखा जाएगा अब आपका, इसको मीटर इनवर्स को, मीटर को आप सेंटीमीटर लिखोगे, इसको लिखोगे आप 1 अपॉन 0.87 ओम इनवर्स 100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 100 नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन 100 लिखोगे इसको, 1 अपॉन 0.87 इंटू 1 अपॉन 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 87, इसको साइमन लिख दो, और ये सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को साइमन लिख सकते हो। ठीक, अब यहां पे लिखोगे ये मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 87 इंटू 1000 अपॉन 0.05। अब इसको सोल्व करो, इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो कितना आएगा? 1000 अपॉन, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35 और 5 8 जा कितना हो जाएगा? 40 और 3 43, 4.35। अब उसको डिवाइड करो। अब इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, देखो ये आंसर आ जाएगा यार। मैं इधर डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, ये 1 लाख लिख लो इसको पूरा, और इसको 435। पहले किस पे जाएगा? ये पहले जाएगा आपका ये 2 पे, 2 पे गया, ये हो गया 870, बच गया कितना? 130, एक जीरो और लेके आओ। अब 2 पॉइंट समथिंग पे जाएगा ये, नहीं सॉरी 2 पॉइंट पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो अब 2 पे गया, तो 2 पे जाने के बाद ये जाएगा 3 पे नहीं जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा लगभग, तो 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो सॉरी 870, फिर कितना बच जाएगा इस बार बच जाएगा ये 300 ये, और 130 वो 430, फिर एक जीरो लेके आओ, ये 229। तो अप्रोक्स आपका जो आंसर आएगा ना, वो मोलर कंडक्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 230 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी। एक सेकंड में थोड़ा खुला लिख देता हूं इसको भाई, बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन थी। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू 230 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसे सोल्व करना था। ठीक, तो 229 लिखो या 230 लिखो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन तो खैर आज हमने नहीं लिया है, पूरा सोल्व करा है। ठीक, समझ आ गया भाई? ये क्वेश्चन है 229 समथिंग आएगा, फिर उसको आप 230 लिख देंगे। ठीक,
ये आ रहा है। तो देख लो इस क्वेश्चन में क्या था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यूज कर दी जेईई मेन 2025 ने। 0.2% वेट बाय वॉल्यूम NaOH दे रखा है, इसका मतलब होता है 0.2 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। तो यहां से मोलरिटी कितना आ गया, 0.2 ग्राम डिवाइड बाय इसका NaOH का मास कितना होता है, 40 होता है। तो मोल्स आ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर 0.1 लीटर है। तो इसको सोल्व करने पे 0.05 मोलर आपकी कंसेंट्रेशन आई। रेजिस्टिविटी कितनी है, 870 मिली ओम मीटर है, तो इसको 870 10 की पावर -3 यानी 0.87 ओम मीटर लिख देंगे। फिर आप इसको लिखो कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी यानी 1 अपॉन 0.87 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो कप्पा को भी सेंटीमीटर में लेके गए, ठीक, तो सेंटीमीटर इनवर्स में लेके जाएंगे, तो मीटर इनवर्स हो गया 100 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 100 नीचे जाएगा, तो इसको 0.187 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 हो जाएगा, 1 अपॉन 87 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। ओम इनवर्स को साइमन लिखते हैं। मोलर कंडक्टेंस होती है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, मोलरिटी कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन 87 इंटू 1000 और मोलरिटी की 0.05। सोल्व करना था, सोल्व करने पे यार 230 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर है, ये आंसर है, ठीक। और ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है भाई, दूसरे अटेम्प्ट में भी मत करना गलती से। मुझे देख लो कितना टाइम लग गया सोल्व करने में, इतना ही आपको लगेगा, 1.5 मिनट से ज्यादा लगभग हर बच्चे को टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो जल्दबाजी मत करना, आराम से क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक। तो ये 20 क्वेश्चन थे जेईई मेंस के, जेईई मेन 2025 के ऐसे क्वेश्चन जो नीट 2025 में आ सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इतने टफ तो नहीं आएंगे जैसे 20 कराया, बीच में 1-2 क्वेश्चन और मैंने कराए थे, बट मैं आपका डर भगाने के लिए जेईई मेंस के टफ क्वेश्चन भी हर वीडियो में 4-5 ऐसे टफ क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपका डर खत्म हो। हालांकि नीट में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, घबराना मत, अगर सोल्व ना हो कोई बात नहीं, 20 में से आप 15 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आप बेस्ट हो, आप एक्सेलेंट हो, और जो 17 कर लेता है वो तो सुपर एक्सेलेंट है। तो घबराना मत, नीट लेवल के हिसाब से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है जेईई मेंस के इन क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा रिवीजन कराया जाए, टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराया जाए, कैसे एग्जामिनर कुछ पैटर्न चेंज करके आपसे मिस्टेक करवा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सब कुछ पूरा कवर कराने की कोशिश रहती है। साथ में ये बताने की कोशिश करता हूं कौन सा क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए। तो ओवरऑल 360 हम सब कुछ सीखते चल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद आपको इन वीडियोज के थ्रू बहुत हेल्प मिल रही होगी, केमिस्ट्री आपकी रिवाइज हो रही है, आपको मिस्टेक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पता चल रहा है। अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें, और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी आपके रिव्यूज है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करो। भले ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, टाइम कम रहता है, बट मैं खुद पढ़ता जरूर हूं पर्सनली, ठीक। तो अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई ऐसा सजेशन होगा जो अच्छा है, कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में आपके डाउट का रिप्लाई कर दूं, अच्छे सजेशन को कंसीडर करते हुए आगे के वीडियोस में या आने वाले फ्यूचर में आपके छोटे भाई बहनों के लिए इंप्लीमेंट कर सकूं। क्योंकि इस बार तो मुझे पूरी उम्मीद है जो अभी तक मेरे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहे हैं, डेफिनेटली वो केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके 170 प्लस 175 176 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, और आपके अपने छोटे भाई बहनों के लिए मुझे अच्छे अच्छे सजेशन भी देंगे, ठीक है भाई। लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही बीवाइज क्लासेस को अच्छे से फॉलो करते रहो। और जो आपके छोटे भाई बहन है क्लास 11th में जो है, उनके लिए हमने राइजर बैच स्टार्ट कर दिया है, और जो क्लास 12th में है या क्लास 12th पास करके अभी नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे चैंपियन बैच स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही बैच का जो प्रोमो कोड है वो बैच के नेम पे है, चैंपियन बैच का प्रोमो कोड है चैंपियन, राइजर बैच का राइजर। तो प्लीज अपने छोटे भाई बहनों तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं, ताकि वो ऐसे कोर्स को फॉलो करे जो बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें एक एक चीज बेसिक से पढ़ाई जा रही है, क्लास में एनसीईआरटी कवर कराई जा रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, नीट जेईई मेंस आईआईटी एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन, और इतने अच्छे लेवल तक जहां पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है उसको वो अच्छे से फॉलो करे, ताकि उनका ना कि ओनली केमिस्ट्री का बल्कि अच्छी चीजें सीख के, अच्छे कॉन्सेप्ट सीख के, पेपर अटेम्प्ट करने के अच्छे मेथड सीख के उनका फिजिक्स और बायो का स्कोर इंप्रूव हो, और वो पहले ही अटेम्प्ट में नीट एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें। क्लास 11th के बच्चों के लिए, नीट 2027 वाले बच्चों के लिए राइजर बैच है, प्रोमो कोड राइजर है। नीट 2026 वालों के लिए चैंपियन बैच है, प्रोमो कोड चैंपियन है। ये दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत आती है आपके भाई बहन को 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है, ठीक है भाई। इतने पेशेंस से वीडियो को देखने के लिए, फॉलो करने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान
आपका दिन शुभ रखे, आपको आने वाले समय में खूब तरक्की दे, आप अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।